Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start unit number 2, organ systems in human beings. Human beings यानी इंसानों में मौजूद organ systems. इस चैप्टर में हम दो ऑर्गन सिस्टम्स यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ये दोनों सिस्टम्स अपना अपना काम किस तरह से करते हैं और ये किन किन ऑर्गन्स से मिलकर बने हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 13। Page number 13, paragraph 1, the digestive system. Digestive system, nizam-e-inhazam. Everything that we eat is changed into a liquid inside the body before we can use it. हर चीज़ जो हम खाते हैं वो एक लिक्विड यानी माया में तब्दील हो जाती है इनसाइड द बॉडी, जिस्म के अंदर, बिफोर, इससे पहले वी कैन यूज़ इट कि हम उसे इस्तेमाल करें। हमारे इस्तेमाल होने से पहले, हमारे जिस्म के इस्तेमाल करने से पहले हमारे जिस्म में जाने वाली तमाम खुराक एक लिक्विड में तब्दील हो जाती है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, खुराक की तोड़ फोड़ का अमल इनटू अ लिक्विड, उसे माया में तब्दील करने के लिए, इज़ कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन या हाजमा कहलाता है। फूड इज़ डाइजेस्टेड इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब इनसाइड द बॉडी। खुराक हमारे जिस्म में मौजूद एक लंबी नाली के अंदर हज़म होना शुरू होती है। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड द गट और द एलिमेंट्री कैनाल। ये नाली गट या एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ ओवर 7 मीटर लॉन्ग। एलिमेंट्री कैनाल तकरीबन 7 मीटर लंबी होती है। द वॉल्स ऑफ द गट प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। गट या एलिमेंट्री कैनाल की दीवारें एक केमिकल्स बनाती हैं जिसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहा जाता है, विच हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो कि खुराक की तोड़ फोड़ में मदद करता है। अगर हम पेज 13 पे मौजूद डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम देखें तो वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के तमाम ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले माउथ, माउथ से नीचे एसोफेगस यानी एलिमेंट्री कैनाल और गट, फिर स्टमक, स्टमक के साथ ऊपर मैरून कलर में लिवर, स्टमक के साथ नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान पर्पल कलर में लार्ज इंटेस्टाइन, उससे नीचे रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान एक येलो कलर का ऑर्गन नज़र आ रहा है विच इज़ पेंक्रियाज। पेज नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन या हाजमे का अमल। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। खुराक का हाजमा या खुराक का हज़म होना मुंह में शुरू होता है। टीथ, दांत, हेल्प टू ग्राइंड फूड इनटू अ पल्प। दांत उस खुराक को जो हम मुंह में डालते हैं ग्राइंड करके यानी उसको चबा के उसको एक पल्प या गूदा बनाने में मदद करते हैं। एट द सेम टाइम इट इज़ मिक्सड विद स्लाइवा फ्रॉम द स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवा, थूक, स्लाइवरी ग्लैंड्स, थूक के गदूद। हमारे मुंह के अंदर दांत और स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। जब हम खुराक यानी खाने का एक नवाला अपने मुंह में लेते हैं तो दांत उसको चबाते हैं और उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसी दौरान स्लाइवरी ग्लैंड्स से स्लाइवा यानी थूक बनता है और वो थूक उसी खुराक में मिक्स होकर उसे पल्प बना रहा होता है। स्लाइवा हेल्प्स टू सॉफ्टन द फूड। थूक खुराक को नरम करने में मदद करता है
Also, it starts to digest the starch in the food into sugar. स्लाइवा यानी थूक खुराक को नरम होने में मदद करने के साथ साथ खुराक में मौजूद स्टार्च को सिंपल शुगर में तब्दील करता है। यहाँ पे शुगर का वर्ड चीनी नहीं है, बल्कि ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमारी खुराक में मौजूद होते हैं। The tongue helps the food to mix with the saliva and pushes it into the gullet or the food pipe. ज़ुबान खुराक को थूक के साथ मिक्स करती है और उसके बाद उस पल्प को गलट या फूड पाइप, अब यहाँ पे हम गलट, गट, फूड पाइप, खुराक की नाली या फिर एलिमेंट्री कैनाल, एसोफेगस, इन चारों में से हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ज़ुबान गलट के अंदर, एसोफेगस के अंदर या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उस खुराक को धकेलती है, धक्का देती है। फ्रॉम द गलट से द फूड पासिस टू द स्टमक, खुराक स्टमक यानी मैदे तक पहुंच जाती है। द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ स्टमक स्क्वीज एंड रिलैक्स। मैदे की दीवारें फैलती और सिकुड़ती हैं। मिक्सिंग द फूड विद गैस्ट्रिक जूस, खुराक को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करती हैं एंड एसिड और एक एसिड के साथ मेड इन द स्टमक वॉल, जो कि मैदे की दीवारें बना रही होती हैं। एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूस हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन। गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एंजाइम्स खुराक में मौजूद प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। while the acid helps to keep germs in the food, to kill germs in the food, जबकि एसिड खुराक में मौजूद जरासीमों को मारने में मदद करता है। From the stomach, the food passes a little at a time into the small intestine. स्टमक यानी मैदे के अंदर खुराक ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया। अब वो पल्प वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके एक वक्त में थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा। हेयर मोर जूसेस मिक्स विद द फूड, यहाँ पे खुराक के अंदर और दूसरे जूसेस मिक्स होंगे। पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज यानी लबलबे से आने वाला पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स विच कंटिन्यू टू डाइजेस्ट द फूड। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स का एक मिक्सचर मौजूद होगा जो कि खुराक की आगे डाइजेशन में मदद करेगा। पेज नंबर 13, पैराग्राफ 3। Bile from the liver breaks up oil droplets. लिवर यानी जिगर से आने वाला जूस बाइल कहलाएगा। ब्रेक अप ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये तोड़ता है खुराक में मौजूद तेल के कतरों को टू मेक देम ईजियर टू डाइजेस्ट, ताकि उनको हजम करने में आसानी हो सके। इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेन्स एंजाइम। इंटेस्टाइन यानी आंतों की दीवारों से निकलने वाले इंटेस्टाइनल जूस में भी एंजाइम मौजूद होते हैं विच कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि हाजमे के अमल को मुकम्मल करते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हजमशुदा खुराक छोटी आंत की दीवारों के साथ मौजूद खून में जज्ब हो जाती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत विच इज़ ओवर 6 मीटर लॉन्ग, जो तकरीबन 6 मीटर लंबी होती है, हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। छोटी आंत के अंदर लाखों छोटी उंगली की जैसे टुकड़े लगे होते हैं जिन्हें विलाय कहते हैं। अब विलस ज़्यादा हैं तो विलाय हैं, एक को हम विलस कह रहे हैं। विलस इज़ अबाउट 1 मिलीमीटर लॉन्ग, एक विलस तकरीबन 1 मिलीमीटर लंबा होता है। इट हैज़ अ सरफेस लेयर ओनली 1 सेल थिक, और इस सतह से तकरीबन 1 सेल
जितना मोटा होता है। इट अलाउज डाइजेस्टेड फूड टू पास थ्रू इट इजीली। इसकी मदद से हजमशुदा खुराक आगे के सफ़र के लिए आसानी से आगे बढ़ जाती है। इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर खून की नालियों का एक जाल होता है विच एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट टू द लिवर, जो कि हजमशुदा खुराक को जज्ब करता है और उसे लेकर लिवर तक जाता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं एक विलस की दी गई है। बाहर का सरफेस एरिया जो कि थिन होता है, उसके अंदर सेंटर में एक लैक्टियल मौजूद है जिसके ऊपर ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क पाया जाता है। खुराक ऊपर थिन सरफेस लेयर के ऊपर से गुजरती है और उसमें से डाइजेस्टेड फूड उस लेयर में से गुजरकर ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, जहाँ से ब्लड कैपिलरीज उसे लेकर लिवर तक पहुँच जाती हैं, जहाँ उसे लिवर स्टोर कर लेता है। Page number 14, paragraph 1. Undigested food passes into the colon or the large intestine. गैर हजमशुदा खुराक यानी वो खुराक जो हजम नहीं होती कॉलन या लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम इट, जहाँ पर उसमें मौजूद पानी को जज्ब कर लिया जाता है। द ऑलमोस्ट सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फीसिस इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। तकरीबन सॉलिड वेस्ट, तकरीबन सख्त मटेरियल, सख्त मवाद जो फीसिस कहलाता है, उसे रेक्टम में स्टोर कर लिया जाता है फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए, एंड इज देन पासिस आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, और फिर उसको जिस्म से एनस के थ्रू बाहर फेंक दिया या बाहर निकाल दिया जाता है। पेज नंबर 14, पैराग्राफ 2, फूड एंड हेल्थ, खुराक और सेहत। ईटिंग टू मच, बहुत ज़्यादा खाना, कैन लीड टू वेट इंक्रीज और ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा खाना वज़न बढ़ाता है या मोटापे की वजह बनता है। ईटिंग टू मच ऑफ द रॉन्ग काइंड्स ऑफ फूड्स, बहुत ज़्यादा गलत तरह के, गलत किस्मों के खाने खाना, सच एज फैटी, जैसा कि तेल वाले खाने, शुगरी मीठे खाने, एंड सॉल्टी फूड और नमकीन खाने इज़ स्पेशली डेंजरस, ख़ास तौर पर ख़तरनाक होता है। एक्सेस एनिमल फैट इन द डाइट, खुराक में मौजूद ज़्यादा जानवरों की चर्बी ख़तरनाक होती है, बिकॉज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बनाती है। अ फैटी सब्सटेंस दैट कैन स्टिक टू द वॉल्स ऑफ एन आर्टरी, कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस यानी एक तेल के जैसा मवाद होता है, दैट कैन स्टिक जो चिपक जाता है, टू द वॉल्स ऑफ एन आर्टरी, आर्टरी यानी खून की दीवारों के साथ चिपक जाता है। द आर्टरी बिकम्स नैरो, कोलेस्ट्रॉल के चिपकने से आर्टरी तंग हो जाती है, सो द फ्लो ऑफ ब्लड इन इट स्लोज डाउन, तो उसमें मौजूद खून का बहाव कम हो जाता है, आहिस्ता हो जाता है, और द आर्टरी कैन बिकम ब्लॉक्ड, या फिर क्या होता है कि आर्टरी बंद हो जाती है, एंड दस स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड इन इट, जिससे उसमें मौजूद खून का बहाव बंद हो जाता है। ईटिंग टू मच शुगर, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से कैन कॉज टूथ डिके, दांत गिरने का सबब बनता है। इट कैन ऑल्सो कॉज ओबेसिटी, इसकी वजह से मोटापा भी होता है। ईटिंग टू मच सॉल्ट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा नमक खाना हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। अ मेजर फैक्टर इन हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक, जो कि दिल की बीमारियों की वजह बनता है। पेज नंबर 14, पैराग्राफ 3, डाइटरी फाइबर, रफेज। फाइबर इज़ द ब्रांड ऑफ सीरियल्स, खुराक फाइबर्स जो होते हैं वो अनाज का एक हिस्सा होते हैं, अनाज का एक
टुकड़ा होते हैं, एंड द सेलुलोज वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स, या फिर वो पौधे के सेल्स की सेलुलोज की दीवारें होती हैं, विच passes अनडाइजेस्टेड थ्रू द गट, जो कि गट से बगैर तब्दील हुए गुजरती हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, क्योंकि ये हज़म नहीं होती। फाइबर इन अ डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, खुराक में मौजूद फाइबर ज़रूरी होते हैं, बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स अवॉइड ओबेसिटी बाय एडिंग इन डाइजेस्टेबल मैटर टू फूड। ये मोटापे को रोकने में मदद करता है, क्योंकि इससे खुराक में मौजूद गैर हजमशुदा मवाद बढ़ता है। दिस सेटिस्फाइज योर एपेटाइट, ये आपकी भूख को ख़त्म करता है, बट कैन नॉट मेक यू फैट, लेकिन आपको मोटा नहीं होने देता। इट एब्जॉर्ब्स पॉइजनस वेस्ट फ्रॉम फूड दैट इज़ बीइंग डाइजेस्टेड इन द गट, ये खुराक पे मौजूद जहरीला मवाद जज्ब कर लेता है, जो कि गट में डाइजेस्ट हो चुका होता है। हाई फाइबर फूड हैव मोर बल्क, which allows gut muscles to grip and move the food along the gut. वो खुराक जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, उसमें बहुत बल्क होती है, जो कि खुराक को आगे आगे गट में आगे मूव करने में और मसल्स को उस पर ग्रिप करने में मदद देती है। लो फाइबर डाइट्स, वो खुराक जिसमें कम फाइबर होते हैं, आर मोर लाइकली टू कॉज कॉन्स्टिपेशन, वो खुराक जिसमें कम डाइटरी फाइबर होते हैं, वजह बनती है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की, हार्ट डिसीज़ दिल की बीमारियों की, डायबिटीज़ शुगर की, एंड कैंसर और कैंसर की। पेज नंबर 14, डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहज़ाम की बीमारियां यानी या खराबियां। इंडाइजेशन, बदहज़मी। Indigestion may be caused if too much gastric juice is produced. बदहज़मी होती है या बनती है जब बहुत ज़्यादा मिकदार में गैस्ट्रिक जूस बनता है। अगर आपको याद हो तो पीछे डाइजेशन के प्रोसेस में हमने देखा था कि स्टमक गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है। जब स्टमक ज़्यादा अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करेगा तो वो इंडाइजेशन की या बदहज़मी की वजह बनते हैं। दिस कैन हैपन, कि होता है, इफ़ अ पर्सन डज नॉट ईट रेगुलरली, जब एक शख्स बाकायदगी से खाना नहीं खाता, और ईट्स फूड टू क्विकली, या बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है। इंडाइजेशन कैन कॉज डायरिया, बदहज़मी डायरिया की वजह बनती है। इंडाइजेशन टैबलेट्स और लिक्विड्स आर टेकन टू ईज द पेन, बदहज़मी के लिए दवाइयाँ लिक्विड या फिर गोलियों की सूरत में मिलती हैं ताकि दर्द को कम किया जा सके। दे हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिड, ये स्टमक में मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, यानी उसकी एसिडिटी को कम करता है, उसके काम करने के प्रोसेस को कम करता है। नॉट ईटिंग इनफ रफेज कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, एक मुनासिब मिकदार में डाइटरी फाइबर्स या रफेज का ना खाया जाना कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की वजह बनता है। ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन हेल्प रिवील कॉन्स्टिपेशन, ताज़ा फल और सब्जियां खाने से कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद मिलती है। इन स्वेयर केसेस, ज़्यादा तकलीफ़ में या ज़्यादा एडवांस स्टेज पे मेडिसिन, दवाइयाँ कॉल्ड लैक्सेटिव्स कैन बी गिवन, जिन्हें लैक्सेटिव्स कहते हैं, दी जाती हैं। Page number 14, disorders of the digestive system, ulcers. If acids and enzymes eat into the stomach wall, the result is a stomach ulcer.
अगर मैदे में मौजूद एसिड्स और एंजाइम्स मैदे की दीवारों को ख़राब कर दें या उन्हें खा जाते हैं तो नतीजे में स्टमक अल्सर या मैदे का अल्सर हो जाता है। दिस कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। पीपल विद अल्सर्स शुड अवॉइड स्पाइसी फूड, वो लोग जिन्हें अल्सर होता है उन्हें मिर्चों वाला खाना नहीं खाना चाहिए। दिस कैन बी गिवन मेडिसिन्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, इन लोगों को ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे मैदे की दीवारों की हिफाजत की जा सके। People with stomach ulcers are advised to include eggs and milk in their diet. वो लोग जिन्हें मैदे का अल्सर होता है उन्हें नसीहत की जाती है कि वो अपनी खुराक में अंडों और दूध का इस्तेमाल करें so that ताकि the lining of the stomach can be repaired, ताकि इस मैदे की दीवारों की मरम्मत हो सके। पेज नंबर 15, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस या सांस लेने का निज़ाम। वी यूज़ एनर्जी, हम ताकत इस्तेमाल करते हैं, टू वॉक चलने के लिए, रन भागने के लिए, वर्क काम करने के लिए, एंड डाइजेस्ट आवर फूड और खुराक को हज़म करने के लिए। वी यूज़ एनर्जी फॉर एवरीथिंग दैट गोज़ ऑन इन द बॉडी, हमारे जिस्म में जो कुछ भी हो रहा है हम उस हर काम के लिए एनर्जी या ताकत का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑब्टेन एनर्जी, हम ये ताकत या एनर्जी हासिल करते हैं फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज़, अपनी तमाम सरगर्मियों के लिए, बाय अ प्रोसेस, एक अमल के ज़रिए, कॉल्ड रिस्पायरेशन, जिसे रिस्पायरेशन तनफ़ुस का निज़ाम या सांस लेने का निज़ाम कहा जाता है। Respiration is the process by which food is broken down or oxidized in the body to release energy. Respiration एक ऐसा निज़ाम है जिसमें खुराक की तोड़ फोड़ होती है या उसको जलाया जाता है जिस्म के अंदर ताकि उससे एनर्जी रिलीज़ हो सके, एनर्जी निकल सके। The body takes in oxygen from the air for respiration. Respiration के अमल के लिए जिस्म हवा से ऑक्सीजन को अंदर लेता है। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त, इट गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन, और उसी वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान बनी है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स, और गैसों का ये तबादला फेफड़ों के अंदर होता है। द लंग्स आर प्रेजेंट इन अ स्पेस इन द चेस्ट कॉल्ड द thoracic cavity. फेफड़े छाती के अंदर एक खाली जगह में पाए जाते हैं जिसे thoracic cavity कहते हैं। द वॉइस बॉक्स, आवाज़ का डब्बा, और larynx makes sounds used in speaking, आवाज़ पैदा करता है जो कि हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं। द विंड पाइप और ट्रैकिया इज हेल्ड ओपन बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। विंड पाइप हवा की नाली या ट्रेकिया कार्टिलेज के यानी नर्म हड्डी के बने हुए छोटे रिंग्स के ज़रिए से खुली रखी जाती है। लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, फेफड़े नर्म और फोम के जैसे होते हैं। रिब्स प्रोटेक्ट द लंग्स, हमारे ढांचे की पसलियाँ हमारे फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स हेल्प ब्रिंग अबाउट ब्रीदिंग मूवमेंट, पसलियों के दरमियान मौजूद इंटरकॉस्टल मसल्स सांस लेने के दौरान होने वाली हरकत में मदद करते हैं। व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, जब ये सिकुड़ते हैं, दे पुल द रिब केज अपवर्ड, पसलियाँ ऊपर की जानिब उठती हैं, एंड द चेस्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम, और छाती का साइज बढ़ जाता है। When they relax, जब ये पुरसकून होती हैं, they lower the rib cage, पसलियाँ वापस नीचे आती हैं, एंड द चेस्ट डिक्रीजेज इन साइज, और छाती का साइज कम हो जाता है। द विंड पाइप डिवाइडेड इंटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, विंड पाइप हवा की नाली या ट्रेकिया 2 नालियों में तकसीम हो जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं।
The bronchi divide into thousands of narrow tubes called bronchioles. Bronchi हजारों छोटी तंग नलिकाओं में तकसीम हो जाती हैं जिन्हें bronchioles कहते हैं, which end in a tiny air sac और alveoli, जो कि ख़त्म होती हैं एक छोटी हवा की थैली या alveoli पे। Alveoli have thin moist walls. Alveoli की दीवारें पतली और नम होती हैं, so that gases can pass through them easily, ताकि उनमें से गैसें आराम से तब्दील हो सकें। They provide a large surface area to give maximum contact with the air. ये एक बड़ी सतह मुहैया करते हैं ताकि गैसेस एक दूसरे से आराम से मिल सकें। They are in contact with blood capillaries. इनका खून की नालियों के साथ भी कनेक्शन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, which carry gases to and from the surface, जो कि गैसेस को सतह तक लाती और ले जाती हैं। This is where gaseous exchange takes place. ये वो जगह है जहाँ पर गैसों का तबादला होता है। The diaphragm is a sheet of muscles below the lungs. Diaphragm lungs यानी फेफड़ों के नीचे मसल्स की एक शीट या तह होती है। It helps in the breathing movement. ये सांस लेने के दौरान हरकत में मदद करती है। When the diaphragm relax, जब डायफ्राम पुरसकून होती है, it bulges upward and decrease the volume of chest. ये ऊपर की जानिब उठती है और छाती का साइज कम करती है। When the diaphragm contracts, और जब डायफ्राम सिकुड़ती है, it flattens out, ये सीधी हो जाती है, and increases the volume of chest, और छाती का साइज बढ़ा देती है। पेज नंबर 16, कंपेयरिंग रेस्पिरेशन एंड बर्निंग, सांस लेने और जलने के अमल का मवाजना। सिमिलैरिटीज़, बोथ रिलीज एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल, दोनों फ्यूल इस्तेमाल करती हैं और एनर्जी रिलीज़ करती हैं। बोथ यूज़ ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन इस्तेमाल करती हैं एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती हैं। डिफरेंसेस, रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी, रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज़ करती है मोर स्लोली, बहुत आहिस्ता से, देन बर्निंग, बर्निंग के मवाजना करके। अगर हम बर्निंग के साथ मवाजना करें तो रेस्पिरेशन बहुत आहिस्ता एनर्जी रिलीज़ करती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी कंट्रोल्ड, रेस्पिरेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस ओनली हीट, रेस्पिरेशन हमेशा सिर्फ हीट रिलीज़ करती है। बर्निंग प्रोड्यूसेस लाइट एज वेल एज हीट, लेकिन बर्निंग का प्रोसेस हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करता है। पेज नंबर 16, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, सांस लेने की बीमारियाँ। स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर विच किल्स मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर। स्मोकिंग, तंबाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर की वजह बनती है, जो कि हर साल लाखों लोगों को मार देती है, लाखों लोगों की मौत की वजह बनती है। कैंसर is a disease in which the cells starts to divide rapidly until they get out of control. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सेल्स तकसीम होना शुरू कर देते हैं यहाँ तक कि वो कंट्रोल में नहीं रहते। Lung cancer can produce a growth so big that it blocks a bronchus, making breathing difficult. लंग कैंसर में सेल्स इतने ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि उनके साइज़ की वजह से एक ब्रोंकस यानी ब्रोंक्यूल की एक ब्रांच बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, जिससे सांस लेना तकलीफ़देह हो जाता है। एम्फेसीमा इज़ अ लंग कंडीशन, ये फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है इन विच द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई बिकम थिन एंड वीक, जिसमें
एल्यूलाई की दीवारें बहुत पतली और कमज़ोर हो जाती हैं। दे इवेंचुअली ब्रेक डाउन, या ये टूट जाती हैं, लीविंग लार्ज एम्प्टी स्पेसेस इन द लंग्स, जिससे फेफड़ों में बड़ी खाली जगह हो जाती हैं इन द लंग्स, फेफड़ों में, सो दैट ब्रीदिंग बिकम्स पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट, जिससे सांस लेना बहुत मुश्किल और तकलीफ़देह हो जाता है। दिस इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय हैवी स्मोकिंग, ये अमूमन बहुत ज़्यादा तंबाकू नोशी की वजह से होता है। ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेज इन द लंग्स, ये एक बीमारी है जो कि फेफड़ों या हवा के रास्ते के दरमियान में होती है। दिस रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ लंग्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ये फेफड़ों की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की या ऑक्सीजन को जज़्ब करने की सलाहियत को कम कर देते हैं। दिस डिजीज़ इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यह बीमारी अमूमन बैक्टीरिया की वजह से होती है। बट स्मोकिंग मेक्स दिस कंडीशन वर्स, लेकिन तंबाकू नोशी इस हालत को मज़ीद बिगाड़ देती है। पेज नंबर 16, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, तनफ्फुस की बीमारियों से बचाव और इलाज। डिजीज़ेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी कॉज्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी निज़ाम तनफ्फुस की बीमारियां वजह बनती हैं बाय इनहेलिंग डिजीज़ जर्म्स, जब बीमारियों के जरासीम अंदर ले जाए जाते हैं। डस्ट, गर्द अंदर जाती है। कुछ केमिकल्स जाते हैं। फ्यूम्स, तेज़ खुशबुओं का सूंघना। एंड वेपर्स और बुखारात का अंदर जाना। द बेस्ट वे टू अवॉइड लंग इन्फेक्शन इज़ टू, बेहतरीन तरीके जिससे हम फेफड़ों की बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 1, मेंटेन योर फिज़िकल फिटनेस, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ईट नरिशिंग एंड बैलेंस्ड मील, मतवाज़न और सेहतमंदाना खुराक का इस्तेमाल करें। अवॉइड ओवर क्राउडेड एंड बैडली वेंटिलेटेड प्लेसेस, ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करें जहां बहुत ज़्यादा रश होता है या जहां हवा के गुजरने का निज़ाम अच्छा नहीं होता। एंटीबायोटिक मेडिसिन्स कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स टू क्योर सीवियर इन्फेक्शंस, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की सूरत में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।